दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज का जो एमसीक्यू है वो है रिवीजन, है ना। आपने पहले ही पढ़ा होगा, तो मैं आज आपको एनपीए का एक बार रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा आज आपको पता ही है समय का अभाव होने के कारण क्लास को रेडी नहीं कर पाया था। इसलिए आज आप एनपीए को दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं और दोबारा सुन सकते हैं। अगर जिस भाई को सुनना हो, जो भाई नया है, तो वो एनपीए थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको आप सुन सकते हैं, है ना। पहले आपको ये बता देता हूँ कि एनपीए क्या होता है। तो एनपीए का मतलब होता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिशा निर्देश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लोन लेता है और रुपए नहीं चुका पाता और उसको 90 दिन हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति का जो अकाउंट है वो एसएमए स्पेशल मेंशन अकाउंट हो जाता है और उसको एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर आपने लोन लिया और आप लोन नहीं चुका पा रहे हो, तो आपका जो अकाउंट है वो एनपीए में चला जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन है यहाँ से, एनपीए की फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट। शायद कभी ऐसी फुल फॉर्म आ जाए कि पी की फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मिंग पर्सनल पेमेंट। तो ये आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा पहले से, लेकिन जिस भाई को नहीं पता है तो मैं वो आज प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूँगा, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड फॉर अ टर्म लोन टू बी क्लासिफाइड एनपीए। कि जो एनपीए का जो टाइम पीरियड है उसको कब वर्गीकृत किया जाएगा, उसका समय क्या है कि एनपीए होगा भाई। पहला ऑप्शन है 30 दिन, दूसरा ऑप्शन है 60 डेज, तीसरा ऑप्शन है 90 डेज और चौथा ऑप्शन है 180 डेज। तो आपका जो एनपीए है उसकी अवधि हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, 90 दिन में आपका जो अकाउंट है वो एनपीए काउंट हो जाएगा ना, अगर आपने लोन समय से नहीं भरा है तो। ठीक है भाई, आज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आज मात्र 10 मिनट में कर दूँगा पूरा आज क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, डैश इज अ लोन विच रिमेन्स एनपीए फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल। ऐसा ऋण जो इससे कम या इसके बराबर अवधि तक एनपीए बना रहता है। जो ऐसा कौन सा है जो कि एनपीए के पीरियड तक बना होता है। पहला होता है डाउटफुल एसेट, नहीं डाउटफुल एसेट बाद में आता है ना। दूसरा है सब स्टैंडर्ड एसेट यानी घटिया संपत्ति। तीसरा है लॉस एसेट और चौथा है लॉस एसेट सबसे लास्ट में आता है ना, एनपीए के बाद आता है आपका। अगर मैं बताऊं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सब स्टैंडर्ड एसेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द लोन विच रिमेन सबस्टैंडर्ड एसेट फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ। ऐसा ऋण जो 12 महीने से कम या उसके बराबर अवधि के लिए घटिया संपत्ति बना रहता है ना। अब आप आपका सब स्टैंडर्ड के बाद अगर आप देखोगे तो पहला ऑप्शन आपका डाउटफुल एसेट, दूसरा है सब स्टैंडर्ड एसेट, तीसरा है लॉस एसेट और चौथा है नन ऑफ द दीज। तो उसके बाद आपका ये डाउटफुल में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद कहाँ चला जाता है, डाउटफुल में चला जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डाउटफुल। शायद कई भाइयों को अभी समझ में भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन पहले भी मैं इसकी क्लास ले चुका हूँ, तो इसलिए मेरे को स्पीड अप, मैंने पहले इसको आपको अच्छे से ब्रीफ ही किया होगा और आपने शायद पढ़ा भी होगा, तो इसलिए मेरे को स्पीड अप करना पड़ रहा है ये। ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम ख़राब हो। अगला आता है, इन एसएमए में एस की फुल फॉर्म क्या है। मैंने आपको ऊपर बताया था, एसएमए में एस की फुल फॉर्म हो जाएगी, पहला ऑप्शन है सुपरवाइजर, दूसरा है स्पेशल, तीसरा है सेकेंडरी और चौथा है सेकेंड। तो एसएमए की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं, एसएमए स्पेशल मेंशन अकाउंट। तो एस की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इसमें है क्या। ये बहुत ज़रूरी है। देखो, पहला ऑप्शन है स्पेशल मेंशन अकाउंट। ये खास अकाउंट होता है जिसे उन खातों के लिए तैयार किया गया है जो स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड की ओर जा रहे हैं। देखो, जो खाते स्टैंडर्ड से और सब स्टैंडर्ड की ओर जा रहे हैं, मैंने बताया ना आपको
अब वो एनपीए हो जाता है 93, फिर सब स्टैंडर्ड की ओर जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2014 में एनपीए बनने की संभावना वाले खातों की पहचान करने के लिए एसएमए की शुरुआत की थी। एसएमए स्पेशल मेंशन अकाउंट की शुरुआत की थी 2014 में आरबीआई ने। अब देखो एसएमए 0 पहले होता है पेमेंट ओवर ड्यू फॉर 1 से 30 दिन तक, पहला है आपके पास आएगा कि एसएमए 0 की टाइम लिमिट क्या है, तो 1 से 30, एसएमए 1 31 से 60 और एसएमए 2 हो जाएगा आपका 60 से 90 दिन तक एसएमए 2 आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मेनी क्रॉप्स सीजन्स एंड अनपेड शॉर्ट ड्यूरेशन फार्म लोन विल बी टर्म्ड एज एनपीए, कि जो अल्पावधि होता है कम, है ना, जो कम फसल के सीजन के लिए अवैतनिक अल्पावधि ऋण किसको कहा जाता है, कम समय के लिए, मतलब उनका जो क्रॉप सीजन है वो कितना होना चाहिए। क्रॉप सीजन मतलब जैसे आपने इस बार धान बो दी तो धान 1 साल तक का टाइम पीरियड होगा एनपीए में, मतलब एक क्रॉप सीजन का, या 2 ऐसा होता है क्रॉप सीजन, पहला क्रॉप सीजन या 2 क्रॉप सीजन, 6 क्रॉप सीजन या 4 क्रॉप सीजन। अगर अल्प की बात करूँगा मैं, अल्प मीन्स कम होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 क्रॉप सीजन, है। नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मेनी क्रॉप्स सीजन एंड अनपेड लॉन्ग ड्यूरेशन फार्म लोन विल बी टर्म्ड एज एनपीए, ये लॉन्ग पीरियड के लिए है ना, लॉन्ग पीरियड के लिए है ये। तो लॉन्ग पीरियड के लिए इसमें अगर मैं बात करता हूँ, पहला ऑप्शन है 1 क्रॉप सीजन, ये तो अल्प के लिए हो गया, 2 क्रॉप सीजन, 6 क्रॉप सीजन और 4 क्रॉप सीजन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 क्रॉप सीजन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्लेज इज क्रिएटेड ऑन विच टाइप ऑफ एसेट्स, मैं आपको काफ़ी दिन से बता रहा हूँ कि प्लेज क्या है, मॉर्गेज क्या है और असाइनमेंट क्या है। तो प्लेज किस प्रकार की संपत्ति है ना, संपत्ति बनाई जाती है इसमें, पहला है मूवेबल, दूसरा इमूवेबल, ए एंड बी और नन ऑफ दीज। जो प्लेज है, प्लेज बनाई जाती है आपकी मूवेबल, मूवेबल में आ जाते हैं आपके ज्वेलरी आ जाती है ना, एनएससी आ जाती है, ठीक है भाई, ये किस में आती है, प्लेज और ये मूवेबल होता है ना। नेक्स्ट, मॉर्गेज इज क्रिएटेड ऑन विच टाइप ऑफ एसेट्स, जो मॉर्गेज है वो किस प्रकार का एसेट है, पहला ऑप्शन है मूवेबल, दूसरा है इमूवेबल, तीसरा है बोथ ए एंड बी, चौथा है नन ऑफ दी। अब जैसे मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ, जैसे मॉर्गेज है ना, एम से शुरू है, तो जो मूवेबल, अगर ये मूवेबल होता तो ये भी एम से शुरू होता कि मूवेबल, लेकिन इसमें एम से शुरू नहीं है, ये किससे शुरू है, इमूवेबल। इमूवेबल क्या होते हैं, जैसे हो गया गाड़ी हो, सॉरी गाड़ी बोल रहा हूँ मैं, जैसे आपकी ज़मीन हो गई, घर हो गया, मकान हो गए, बिल्डिंगें हो गई, तो सब इमूवेबल में आती कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकते हैं, उनको कहा था मॉर्गेज। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी इमूवेबल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट इज रिलेटेड टू, अगर किसी ने बैंक का लोन नहीं चुकाया और उसको मतलब डिफ़ॉल्टर घोषित करना है कि ये भाई इसने बिल्कुल भी लोन नहीं चुकाया, इसको दोबारा कहीं से लोन नहीं मिलेगा, तो उसको कौन घोषित करता है कि विलफुल डिफॉल्टर है, पहला ऑप्शन है कॉमर्शियल बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक होते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सिविल जो स्कोर क्रेडिट एजेंसी होती है जो स्कोर बताती है वो, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिविल, जो सॉरी आरबीआई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, डीआरटी इज़ रिकमेंडेड बाय विच कमेटी, जो डीआरटी है उसको किस कमेटी ने रिकमेंडेड किया था। मैं डीआरटी की फुल फॉर्म बताऊं आपको, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। डीआरटी की समिति ने रिकमेंड किया था, पहला रंगराजन समिति, दूसरा है टी श्रीनिवासन समिति, चौथा है टीटी समिति, टीटी तिवारी समिति, और चौथा है जानकी रमन समिति। तो डीआरटी
डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल टीटी तिवारी समिति ने इसको रिकमेंड किया था। ठीक है। अब क्या करती है डीआरटी समिति? डीआरटी का मकसद है बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली को तेज और प्रभावी तरीके से करना। डीआरटी की स्थापना एनपीए की बढ़ती समस्या, जब एनपीए बढ़ा तब डीआरटी की शुरुआत की थी। डेट रिकवरी मतलब रिकवरी करने के लिए, इस समस्या और ऋण वसूली से ज़्यादा विवादों को हल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है भाई। तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, ये जब एनपीए ज़्यादा होने लगा तब इसकी स्थापना की टीटी तिवारी समिति के द्वारा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इन द केस ऑफ डीआरटी? कि डीआरटी के मामले में डिफॉल्ट की न्यूनतम राशि कितनी है, कि मतलब न्यूनतम राशि कितनी है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की? पहला है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 20 लाख तक न्यूनतम राशि है इस ट्रिब्यूनल की। नेक्स्ट, द टर्म एनपीए इन बैंकिंग सेक्टर इज रिलेटेड टू, जो अगर एनपीए है बैंकिंग में, इस शब्द किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है बैड लोन, खराब लोन से, अच्छे लोन से, हाई वैल्यू लोन से और या कृषि लोन से। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर नॉन परफॉर्मिंग असेट अगर आ गया तो वो बैड लोन है ना, वो आ जाएगा आपका बैड लोन, इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स एनपीए इन इंडिया कॉमर्शियल बैंकर, कि भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ जो एनपी डैश एनपीए है, कौन इनमें से एनपीए? बिल्डिंग और लोन, वो एनपीए। लोन नॉट रिपेड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कैश होल्डिंग। तो इसका जो आंसर है वो है कि अगर आपने लोन पे नहीं किया तो वही तो समय से, तो वही क्या कहलाता है? एनपीए कहलाता है। ठीक है भाई। अगला है, और अगला आज का जो लास्ट है, अंतिम है, मैं बोलूँगा लोन और एडवांस और विच इज़ द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट इज़ ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज इज कॉल्ड, कि अगर आपने 90 दिनों की अवधि में कोई भी भुगतान नहीं किया है मूलधन या ब्याज का, तो वो क्या कहलाएगा? पहला है बैड डेबिट, लॉस असेट, मैं बोला लॉस असेट सबसे लास्ट में आता है ना, नॉन रिकरिंग असेट और नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो देखो लास्ट में क्या लिखा है, इसकी फुल फॉर्म है एनपीए। अगर आपने भाई 90 दिन तक कोई भी दे नहीं हुआ है तो आपका क्या होगा? नॉन परफॉर्मिंग असेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। अगर आप सेशन के आपके रिवीजन था है ना, इसलिए कंटिन्यूस को लगातार ज़्यादा टाइम नहीं लिया, बीच में मैंने कुछ नहीं बोला। जो हमारे साथ नए स्टाफ जुड़े हैं, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, और जिन्होंने जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, तो ज़रूर देखें, एक बार सुन भी लें कि क्या ये सही है, क्या ये एनपीए आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, और अगर पढ़ रखा है तो कैसा पढ़ रखा है ना। बाकी देख लेना। फिर मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। टेलीग्राम पे भी एक बार ज़रूर आएँ शाम को, आप दिन में भी आ सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन डाल लेता हूँ तो वहाँ के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। बाकी तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने ब्रांच में अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।